नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ब्रिजलाल। आप देख रहे हो गुरुजी है ना ऑनलाइन चैनल। हाजिर हूँ एक नया वीडियो लेकर। चलिए पढ़ते हैं दोस्तों। आज स्टार्ट करेंगे और आज का जो वीडियो है काफ़ी लंबा बन सकता है क्योंकि ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है और बहुत ही बोरिंग टॉपिक है। इसको टॉपिक को कोई भी पढ़ाने से थोड़ा परहेज ही करता है, लेकिन मैं ये टॉपिक ले रहा हूँ तो अपनी शांति, संयम और सब कुछ बनाए रखें और अपने नोट्स हैं साथ साथ बनाते रहें। अब मैं वादा करता हूँ आपको ये टॉपिक बिल्कुल अच्छी तरीके से समझाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राजस्थानी भाषा का उद्भव, विकास और इसकी राजस्थानी भाषा में कौन कौन सी बोलियां हैं, सबके बारे में थोड़ा सा डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो जो राजस्थानी, थोड़ा सा मैं इसके बारे में बताऊंगा पहले। तो ये जो राजस्थानी भाषा है इसको बोलते हैं मरु भाषा, मरुभूम भाषा, मरुदेशीय भाषा, मरुवाणी, अनेक नामों से ये जानी जाती है। तो जो राजस्थानी भाषा का जो उद्भव माना जाता है वो शौर सेनी अपभ्रंश से माना जाता है। तो दोस्तों ये अपभ्रंश क्या होता है? ये किसी भी भाषा का विकृत या बिगड़ा हुआ रूप है, वो हो अपभ्रंश की श्रेणी में आता है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली थी जो आर्य भाषा। आर्य भाषा से वैदिक संस्कृत आई, वैदिक संस्कृत से पाली, और पाली के बाद में पाली को तीन भागों में डिवाइड किया गया: शौरसेनी प्राकृत, मागधी प्राकृत, महाराष्ट्री प्राकृत। और उसके बाद में इसको डिवाइड किया गया गुजरी अपभ्रंश, नागर अपभ्रंश, और उसके बाद में जो गुजरी अपभ्रंश है उसकी उत्पत्ति से मिलाते हैं राजस्थानी और हिंदी। तो ये था इसका क्लासिफिकेशन। तो मैंने यहाँ पर आपको बताया कि राजस्थानी भाषा का जो उद्भव है वो शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। और कुछ लोग हैं जैसे मोतीलाल जी मेनारिया है, तेसी तोरी जी हैं, यहाँ पर ये लिखा हुआ है। उसके बाद में कन्हैयालाल जी हैं, ये क्या बताते हैं? ये गुर्जर अपभ्रंश से बताते हैं। तो एक ही बात है, शौरसेनी और गुर्जरी एक ही बात है। तो इस अपभ्रंश से इसकी उत्पत्ति बताते हैं। तो उसके बारे में डॉक्टर तेसी तोरी हुए थे, उन्होंने क्या कहा था कि इसकी जो उत्पत्ति है राजस्थानी भाषा की वो 12वीं सदी के शताब्दी के आसपास मानी जाती है। और इस राजस्थानी भाषा के जो प्रमाण हैं वो अपने को कहाँ से मिलते हैं कि किस शताब्दी में कौन कौन से थे। तो ये प्रमाण की अगर बात कर लेते हैं, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है दोस्तों, उद्योतन शौरी द्वारा लिखी गई कोलेन माला। और ये बताते हैं, ये पुस्तक है 8वीं सदी के आसपास, शताब्दी के आसपास थी। और इसमें जो वर्णित इसमें क्या थी, 18 भाषा थी। 18 भाषा में मरु भाषा और मरुवाणी को शामिल किया गया, यानी राजस्थानी भाषा को यहाँ पर सम्मिलित किया गया था। तो एक तो यहाँ से अपने को प्रमाण मिलते हैं। उसके अलावा अबुल फजल ने एक बहुत ही बेहतरीन पुस्तक लिखी थी, आईन अकबरी। अक्सर ये एग्जाम में आती रहती है, ये दोनों पुस्तकें आती रहती है, तो अपने को याद इसको करना ही करना है। इसने क्या किया था, जो मारवाड़ी भाषा का इसमें शब्द प्रयोग में लिया था। तो ये अपने को प्रमाण मिलते हैं कि राजस्थानी भाषा का जो काल है वो बहुत ही लंबा रहा हुआ है। उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं, 1912 की बात है और जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन हुए थे। उन्होंने क्या किया था, एक अपनी पुस्तक लिखी थी, मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। उन्हें पुस्तक लिखी थी लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। ये पुस्तक अपने को याद रखनी है दोस्तों एग्जाम के पर्पज से। ये इसमें बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन बन सकता है कि जॉर्ज अब्राहम गियर्सन द्वारा लिखी गई पुस्तक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। और इसने इसमें क्या किया था, राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये है क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग डॉक्टर अब्राहम गियर्सन की पुस्तक थी लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में किया गया था। अब थोड़ी सी राजस्थानी भाषा के जो संवैधानिक है या नहीं इसके बारे में बात कर लेते हैं, इसकी मान्यता के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों संवैधानिक मान्यता अभी तक इसको राजस्थानी भाषा को प्राप्त नहीं है। और इसके बारे में थोड़ा सा आपको नॉलेज देना चाहूँगा कि संविधान की जो 8वीं अनुसूची होती है उसमें भाषाओं को स्थान दिया गया है, ठीक है। और 8वीं जो सूची है वर्तमान में, उसमें ये जस्ट फॉर नॉलेज के लिए आपके लिए, वर्तमान में 22 भाषाएं उसमें स्थान दिए गए हैं। और जो बोडो, डोगरी और जो मैथिली और संताली हैं, 2003 का जो 92वां संविधान संशोधन हुआ था, 92वां संविधान संशोधन, उसमें इनको जगह दी गई, 4 भाषाओं को जोड़ा गया है। तो टोटल मिला के पहले 18 थी, अब 22 हो गई है। तो ये जस्ट आपके नॉलेज के लिए रहा, उसमें राजस्थानी का कहीं रोल नहीं है। अनेक कमेटियाँ बनी हुई है, लेकिन जब तक डिसीजन आता है देखते हैं क्या होता है। मैं आपसे यही कहूँगा कि राजस्थानी भाषा को जल्द से जल्द मान्यता मिले तो हम अपन एक गर्व की बात होगी। उसके बाद में बात कर लेते हैं दोस्तों, राजस्थानी भाषा के जो भेद हैं, दो प्रकार के स्वीकार किए जाते हैं। एक तो पूर्वी राजस्थानी स्वीकार और एक पश्चिमी राजस्थानी।
और जो पूर्वी राजस्थानी में जो साहित्यिक रूप है वो अपने को पिंगल रूप देखने को मिलता है। तो ये अपने को याद रखना है दोस्तों। पश्चिमी राजस्थान को अपने को डिंगल मिलता है। तो यहाँ से अपने को पी से पी मिलाना है, पी पी। उसके बाद में यहाँ पर पी डी, तो प्रतियोगिता दर्पण, ठीक है। यहाँ पर डिंगल जो साहित्यिक रूप है वो मिलता है। और ये डिंगल है, ये चारणों का साहित्य था और ये भाटों का साहित्य था, ये पिंगल था वो, ठीक है। ये जस्ट फॉर बेसिक नॉलेज है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको मैं एक क्रम से पढ़ाऊंगा तब आपके ज़्यादा समझ में आएगा। उसके बाद में दोस्तों इस भाषा का वर्गीकरण करते हैं हम। तो वर्गीकरण में डॉक्टर गियर्सन ये वही हैं जिन्होंने राजस्थान शब्द का पहली बार प्रयोग किया था लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में। और इन्होंने क्या बता दिया, 5 वर्गों में इसको वर्गीकरण कर दिया। इन्होंने क्या किया, पश्चिमी राजस्थान, मध्य पूर्वी राजस्थान, उत्तरी पूर्वी राजस्थानी, दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी और दक्षिणी राजस्थानी, इन 5 प्रकार के वर्गीकरण को कर दिया डिवाइडेशन। लेकिन सामान्यतः जो डिवाइडेशन है वो 2 प्रकार का स्वीकार्य है, यही पूर्वी राजस्थानी और पश्चिमी राजस्थानी। तो पूर्वी राजस्थानी के अंतर्गत ढूंढाड़ी, हाड़ौती, मेवाती, अहिरवाटी या इसको बोलते हैं राठी, ये इस स्वीकार किया जाता है। उसके अलावा पश्चिमी राजस्थान की बात कर लेते हैं, मारवाड़ी, बागड़ी, मेवाड़ी और शेखावटी इत्यादि प्रकार की जो भाषा है वो स्वीकार की जाती है। तो इनकी भी कुछ उपबोलियाँ होगी, वो तमाम प्रकार की चीज़ें मैं नक्शे के आधार पर आपको पढ़ाऊँगा। तो उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है, वहाँ पर क्या होता है 9 से 10 किलोमीटर के अंतराल पर ही बोली में चेंजेस आ जाता है। उसकी वजह से ही कहा जाता है कि 5 कोस पर पानी बदले 7 कोस पर वाणी, इस प्रकार का ये उक्ति है। तो ये सच ही है, क्योंकि यहाँ पर भाषा बहुत है, भाषाई विविधता बहुत है, लेकिन फिर भी एकता है। जय राजस्थान। उसके बाद में स्टार्ट करते हैं दोस्तों, मारवाड़ी से स्टार्ट करूँगा मैं, उसकी उपबोलियाँ स्टार्ट करूँगा, उसके बाद में मैं क्रम से पढ़ाता जाऊँगा। बोलियाँ वो है उनके क्षेत्र। तो सबसे पहली जो मैं बोली ले रहा हूँ, क्योंकि ये सबसे बड़ी बोली है, प्रथम स्थान रखती है राजस्थान के अंदर क्षेत्रफल की दृष्टि से, वो है मारवाड़ी बोली। तो यहाँ पर एक अपना बेहतरीन क्वेश्चन तैयार होता है दोस्तों कि राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी बोली मानी जाने वाली है मारवाड़ी बोली, क्योंकि इसकी ढेर सारी उपबोलियाँ हैं। तो हम इसको समझते हैं नक्शे के आधार पर। तो दोस्तों इस नक्शे में आप देख रहे हो ये ज़िले जो मैंने आप अभी लिखे हैं, तो इन्हीं ज़िलों के अंतर्गत जो बोली जाती है ये मारवाड़ी बोली जाती है। उसके बाद में इसकी जो उपबोलियाँ हैं उनके बारे में नक्शे से बताऊंगा। तो ये बोली है जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, नागौर, पाली, सिरोही, जालौर और बाड़मेर। जालौर और सिरोही का कुछ कुछ पार्ट है इसमें आता है, बाकी ये जो ज़िले हैं ये इसमें इसके मारवाड़ी बोली बोली जाती है। तो ये मैंने ज़िले के आधार पर आपको बता दिया है। तो आप अपने जो नक्शा है उसमें ये नोट कर लीजिए, ताकि आपको एग्ज़ाम में जल्दी से याद हो जाए। उसके बाद में दोस्तों हम बात करेंगे इसकी, ये एक पश्चिमी राजस्थान की महत्वपूर्ण बोली मानी जाती है और इसकी उपबोलियाँ हैं मेवाड़ी, बागड़ी, नागौरी, गोडवाड़ी, थली, देवड़ावाटी, ठीक है। इनके बारे में मैं नक्शे से बताऊंगा आपको। तो अब कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। ये जोधपुर और आसपास के क्षेत्र में जो बोली जाती है वो तो होती है एकदम मारवाड़ी, विशुद्ध मारवाड़ी जिसे बोलते हैं। उसके बाद में जो मारवाड़ी साहित्य है वो मैंने अभी आपको बताया था, जो पश्चिमी राजस्थान का जो साहित्य है वो डिंगल भाषा में है, तो मारवाड़ी साहित्य डिंगल साहित्य के रूप में डिंगल भाषा में है। उसके बाद में मारवाड़ी जो जैन साहित्य अपने को जितना भी प्राप्त होता है वो मारवाड़ी भाषा में ही मिलता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। उसके अलावा राजिया के सोठे, ढोला मरवण, मुम्मल, वेली के समय रुक्मणी, ये इसके एग्जाम्पल हैं कि ये मारवाड़ी भाषा में लिखे गए हैं। मैं इस राजिया के सोठे को आपको एक सोठा आपको बताता हूँ, शायद आपका सुना भी होगा कि काली घनी कस्तूरी कांटा तुले, शक्कर घनी स्वरूप रोड़ा तुले रे राजिया। इस प्रकार के ये लिखता था, अपना नाम उसके एंड में ज़रूर ऐड करता था। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। पहली उपबोली है वो मेवाड़ी, उसके बारे में बताऊंगा। मारवाड़ी की उपबोलियों में पहली जो भाषा ले रहा हूँ मैं वो है मेवाड़ी। तो मेवाड़ी जो उदयपुर का आसपास का जो क्षेत्र है, इस नक्शे में आप देख सकते हो, ये उदयपुर का जो आसपास का क्षेत्र था, यह सब आपको पता है कि मेवाड़ कहलाता था और यहाँ की जो बोली है वही मेवाड़ी कहलाने लगी। तो अब मैं देखिए ज़िले हैं इसमें नक्शे में बताऊंगा, मैं वहाँ पर लिख के नहीं बताऊंगा। तो आप अपने साथ साथ नोट्स बनाते रहिए, नक्शे में बढ़ते रहिए, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो सके। तो ये जो उदयपुर का कुछ भाग, चित्तौड़गढ़ का कुछ भाग, राजसमंद जिले का कुछ भाग और भीलवाड़ा का कुछ भाग, ये मिलकर मेवाड़ी भाषा का रूप लेते हैं
और इस भाषा का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल मिलता है, महाराणा कुंभा ने कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति लिखी थी और उसमें इस भाषा का जिक्र जो हुआ है, प्रयोग हुआ है, तो आप इसका एक एग्जाम्पल है। उसके बाद में नेक्स्ट भाषा उपबोली इसकी आती है, वो है बागड़ी बोलते हैं इसको, या वागड़ बोलते हैं। अब इसको बागड़ी वागड़ क्यों बोलते हैं, ये डी मतलब डूंगरपुर है दोस्तों, ये बांसवाड़ा, तो ये डूंगरपुर और बांसवाड़ा का जो क्षेत्र था वो पहले कहलाता था बागड़ प्रदेश या वागड़ प्रदेश, ठीक है। और वागड़ प्रदेश कहलाने के कारण या बागड़ प्रदेश कहलाने के कारण इसकी बोली क्या हो गई, बागड़ी, ठीक है। और इस यहाँ पर बिल्लों की अधिकता होने के कारण इसको जो तीसरा नाम इसका दिया गया है वो उपनाम है, ये भी बिल्ली बोली भी नाम से इसको जाना जाता है। और ये बिल्ली बोली इसको किसने पुकारा था, गियरसन ने इसको बोला था बिल्ली बोली, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। तो नक्शे में देखते हैं अपन, देखिए दोस्तों यहाँ पर ये डूंगरपुर है और यहाँ पर ये बांसवाड़ा है, तो ये जो बोली है ये पहले ये वागड़ प्रदेश कहलाता था और इसकी वजह से ये बोली यहाँ की बागड़ी उपबोली और मारवाड़ की उपबोली होगी। उसके बाद में तीसरा नंबर पर आती है गोडवाड़ी, ठीक है। गोडवाड़ी के बारे में जान लेते हैं। जालोर का कुछ भाग, पाली का कुछ भाग और कुछ भाग थोड़ा सा बाड़मेर का, ये मिलकर गोडवाड़ी भाषा का रूप लेते हैं। नक्शे के अंदर अगर हम देखें तो इस प्रकार से दिखता है, जालोर का यहाँ का भाग और पाली और ये थोड़ा सा बाड़मेर का भाग, ये मिलकर गोडवाड़ी भाषा बोली का रूप लेते हैं। अब 3 उपबोलियाँ और बचती है, शेखावटी उपबोली। और शेखावटी उपबोली आप सारे जानते हो, सीकर चूरू झुंझुनू का जो क्षेत्र है ये सीकर है, पहला नंबर आकृति, ये इसकी गोद में समाया हुआ ये झुंझुनू है, ये चूरू है, यहाँ पर ये शेखावटी बोली बोली जाती है। इसके बारे में कुछ और खासियत नहीं है, लेकिन आपको इतना ही ध्यान रखना है। उसके बाद में एक है उपबोली है, उसका नाम है थली उपबोली, और वो ये है कुछ बीकानेर का पार्ट, कुछ चूरू का और कुछ गंगानगर का पार्ट मिलकर ये थली भाषा का रूप लेते हैं। उसके अलावा एक छठे नंबर पे है, उसका नाम है देवड़ावाटी, ये अकेली ही भाषा है और इसलिए ये इंपॉर्टेंट भी हो सकती है। ये सिरोही में बोली जाती है दोस्तों, तो इसका भी आप ध्यान रखना। देवड़ावाटी भाषा कहाँ पर बोली जाती है, सिरोही भाषा, सिरोही में बोली जाती है और इसको सिरोही भाषा का नाम भी दिया गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, जो और दूसरी भाषा लूँगा वो है ढूंढाड़ी और उसकी उपबोलियों की बात करेंगे नक्शे के साथ। अब बात आता है दोस्तों ढूंढाड़ी बोली का, और ये ढूंढाड़ी है, ये पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है, क्योंकि ढूंढाड़ है जयपुर के आसपास का क्षेत्र है, वो ढूंढाड़ बोलते हैं उसको, और ये पूर्वी राजस्थान के अंतर्गत आता है। तो पूर्वी राजस्थान की सर्वाधिक बोली इसमें जाती है ढूंढाड़ी में। और संत दादू दयाल का अपने को साहित्य है वो इसमें मिलता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन दोस्तों अक्सर पूछे जाते हैं और बन सकते हैं। निम्न में से मिलान कीजिए, तो उसमें हम जैसे अभी साहित्य जितनों का भी पढ़ा है, जैसे कुंभा प्रशस्ति, इस प्रकार की जो बोलियों से अगर मैच करने वाला क्वेश्चन आ जाए तो अपने को थोड़ा सा सजगता के साथ पढ़ना होगा। तो संत दादू का साहित्य है इस प्रकार जो ढूंढाड़ी भाषा में लिखा गया है। और इसकी तमाम जो उपबोलियाँ हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। हाड़ौती उपबोली, तोरावटी, किशनगढ़ी, अजमेरी, ये किशनगढ़ी अजमेर में पड़ता है तो किशनगढ़ी अजमेरी, चौरासी, नागरचोल, राजावाटी और काठेड़ी, इन प्रकार की उपबोलियों की मैं बात करूंगा नक्शे के आधार पर। तो नक्शे में अगर इसको ढूंढाड़ी को देखें अपन, तो यहाँ पर ये अजमेर है और अजमेर के अंतर्गत किशनगढ़ है, तो ये अजमेरी, किशनगढ़ी और टोंक और ये जयपुर और ये आसपास का जो क्षेत्र है, मेरवाड़ का आसपास का जो क्षेत्र है, ये इसका क्षेत्र की आता है ढूंढाड़ी बोली के अंतर्गत। तो बेसिकली जो जयपुर के आसपास का क्षेत्र है उसको ढूंढाड़ बोला जाता है और उसकी भाषा को ढूंढाड़ी बोला जाता है। 1 बाय 1 उपबोलियाँ इसकी लेते चलेंगे। ये ढूंढाड़ की पहली उपबोली का अध्ययन करेंगे, हाड़ौती बोली, हाड़ौती उपबोली है। तो दोस्तों ये यहाँ पर क्या था, हाड़ौती क्षेत्र में क्या था, हाड़ा राजपूतों का शासन होने के कारण जो कोटा बूरा, ये कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, यहाँ पर क्या था, हाड़ा राजपूतों का शासन था। और इसकी वजह से यहाँ पर इसको क्या करना जाने लगा, हाड़ौती क्षेत्र। और हाड़ौती क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली को क्या कहते हैं, हाड़ौती बोली। तो ये इसका थोड़ा सा मैंने ब्रीफ आइडिया दिया है आपको कि इसको हाड़ौती बोली क्यों कहते हैं। तो अपने को 4 जिलों का नाम याद रखना है, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। तो यहाँ पर हम देखेंगे, इस नक्शे के आधार पर हम देखते हैं, यहाँ पर दोस्तों ये है, यह है बूंदी, ये कोटा, ये झालावाड़, ये बारां, ठीक है। इस प्रकार के क्षेत्र में जो बोली जाने वाली भाषा है वो क्या है, हाड़ौती बोली, यानी बूंदी, कोटा, झालावाड़ और बारां, इस क्षेत्र में जो बोले जाने वाली भाषा को क्या बोलते हैं, हाड़ौती बोली। और इस जो यहाँ पर अपने को किसका साहित्य देखने को मिलता है, यहाँ क्योंकि बूंदी के ये हुए थे सूर्यमल मिश्रण, और यहाँ का इसका साहित्य अपने को देखने को मिलता है। नेक्स्ट आता है दोस्तों तोरावाटी।
यहाँ पर इन नक्शे में तोरावटी भी उपबोली ढूंढाड़ी की है। यहाँ पर आप देखोगे कि झुंझुनू का कुछ भाग, सीकर का कुछ भाग और जयपुर का कुछ भाग, यानी झुंझुनू का दक्षिणी भाग, सीकर जिले का जो पूर्वी भाग और जयपुर जिले का उत्तरी भाग, ये मिलकर तोरावटी क्षेत्र बनाते हैं। और ये तोरावटी उपबोली है किसकी? ढूंढाड़ी की। उसके बाद में आप स्थान नोट करते जाइए दोस्तों, इसमें कोई इंपॉर्टेंट वाली बात नहीं है। उसके बाद में यहाँ पर दूसरी जो उपबोली आती है, जयपुर और टोंक का भाग मिलकर कौन सी उपबोली बनाते हैं? चौरासी उपबोली। ठीक है, ये मैंने आपको प्रकार उस टाइम लिखा दिए थे। और उसके बाद में टोंक और सवाईमाधोपुर का थोड़ा सा भाग मिलकर नागरचौल उपबोली का निर्माण करते हैं। उसके बाद में बचती है जयपुर के अंतर्गत ही एक और भाषा आती है, उसका नाम है राजावाटी। तो आप जयपुर जिला उस राजावाटी के अंतर्गत लिख लेना। और काठेड़ी है, वो भी जयपुर जिले के अंतर्गत आती है। तो राजावाटी और अपने को ये काठेड़ी है, ये अपने को जयपुर जिले के अंतर्गत याद रखनी है। बाकी मैं आपको ये नक्शे से बता रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, अब बात करेंगे जो नेक्स्ट बोली है वो है मेवाती बोली। अब बात करते हैं दोस्तों मेवाती बोली की, बात करते हैं। 3 नंबर की बोली है मेवाती बोली। यह बोली अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली के कुछ भाग वहाँ पर बोली जाती है। और पुराने टाइम में अलवर और भरतपुर का जो क्षेत्र है उसको वहाँ पर क्या थी? मेव जाति की अधिकता थी, उसकी वजह से उस क्षेत्र को बोला जाता था मेवात। और अब जब क्षेत्र का नाम मेवात है तो वहाँ पर जो प्रयुक्त भाषा होगी वो कौन सी कहलाएगी? मेवाती। तो ये इस प्रकार का एक अध्ययन है। उसके बाद में इस भाषा के ऊपर ब्रज भाषा का प्रभाव सबसे अधिक देखने को मिलता है। हम नक्शे के आधार पर देखें तो यहाँ पर दोस्तों जयपुर की सटीकता से चिपका हुआ ये अलवर है। और इसके थोड़ा सा आगे ये यहाँ पर पूर्वी राजस्थान में भरतपुर है, ये नीचे ये थोड़ा सा अलग धौलपुर और ये करौली। तो यहाँ पर बेसिकली ये कुछ भाग यहाँ का और कुछ यहाँ का, और अलवर भरतपुर पूरा, ये बोली कहलाती है मेवाती बोली। ठीक है, अब उसके बारे में थोड़ा सा ये बात कर लेते हैं। ये क्या है? पश्चिमी जो हिंदी है और राजस्थानी के बीच में ये जो मेवाती बोली है ये क्या करती है? सेतु का काम करती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अगर मेरे जैसा एग्जामिनर होगा तो इस प्रकार का क्वेश्चन 100% बनाएगा। ये सेतु का काम करती है। इसके अलावा यहाँ पर लालदासी और चरणदासी संप्रदाय की जो लोग हैं, इन्होंने इस साहित्य में ये रचनाएं अपनी मेवाती भाषा में ज़्यादा प्रयुक्त किए हैं। तो ये भी अपने को याद रखना है। और उसके अलावा क्षेत्र भी अपने को याद रखना है। अब चौथे नंबर पर बात करेंगे मालवी बोली की। देखिए दोस्तों, चौथी नंबर की जो बोली की बात करेंगे वो उसका नाम है मालवी बोली। क्योंकि ये मालवा क्षेत्र में बोली जाती है, इसकी वजह से इसका नाम मालवी बोली पड़ा। और ये बेसिकली जो क्षेत्र है ये झालावाड़, यहाँ आप नक्शे में देखते हैं बेसिकली क्षेत्र है। यहाँ पर ये दोस्तों ये कटापटा सा भाग ये झालावाड़ कहलाता है। तो ये झालावाड़ और ये ऊपर जस्ट कोटा और थोड़ा सा प्रतापगढ़ का भाग, ये तीनों जिले मिलकर इस मालवा प्रदेश के अंतर्गत क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और यहाँ पर ये जो बोली बोली जाती है वो है मालवी बोली। और अब इस भाषा की एक विशेषता है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी तक विशेषता इस प्रकार की आई नहीं, इसलिए मैं बता रहा हूँ। इसको कोमल और मधुर भाषा की श्रेणी में रखा गया है, यानी ये कर्णप्रिय ये भाषा है। लेकिन यहाँ पर इस मालवी भाषा की एक नाक कटाने देने वाली भाषा है, उसका नाम है, यहाँ पर ये 5वें नंबर पर भाषा आएगी लेकिन मैं इसको पहले ले रहा हूँ यहाँ। इसको बोलते हैं रांगड़ी भाषा। ये क्या है? जो मालवा के राजपूत हैं वो क्या करते थे? मालवी और मारवाड़ी का जो मिश्रण है वो रांगड़ी में बोलते थे। और ये रांगड़ी है ये काफ़ी कर्कश भाषा मानी जाती है। तो ये यहाँ पर इसके जो एग्जाम्पल है इसका अपवाद ये नज़र आता है। इसके अलावा मालवी की भाषा की एक उपबोली है, उसका बोलते हैं निमाड़ी। ये जस्ट फॉर नॉलेज के लिए है, आपको कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अब छठे नंबर पे बात करेंगे अहीरवाटी, हीरवाटी या राठी। ये छठे नंबर की और लास्ट भाषा है दोस्तों, इसके बाद आपको नहीं पढ़ना। तो ये अहीरवाटी भाषा है, इसको राठी भाषा भी बोलते हैं, इसको हीरवाटी भी भाषा बोलते हैं। इसको क्यों बोलते हैं? प्राचीन काल में क्या था? अभीर या अहीर जाति की एक पट्टी थी इस क्षेत्र में। ठीक है, इस पट्टी के जो आबाद हो जाने के कारण इसका नाम पड़ा अहीरवाटी या हीरवाल कहा जाता था। और यहाँ पर जो बोली जाने वाली भाषा है वो बाद में क्या बन गई? अहीरवाटी या हीरवाटी। ठीक है, इसको राठी भाषा भी क्यों कहा जाता है? इस बोली क्षेत्र को, यहाँ के क्षेत्र को क्या कहा जाता था? राठ। और राठ की वजह से यहाँ की बोली क्या हो गई? राठी। तो इस प्रकार ये उपनाम है इसका, तो आपने को याद रखना है। इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट वाली बात यह है कि जोधराज की जो हमीर रासो पुस्तक थी ये इसी भाषा में लिखी गई थी। तो ये चीज़ें अपने को याद रखनी है। चलिए दोस्तों, ये अगर ये वीडियो बहुत ज़्यादा आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा।
और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अगर आपको पसंद आए, सबके पास पहुंच सके। और धन्यवाद। अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।